नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपने अपनी विज्ञान की पुस्तक खोल के रखी होगी। आज हम विज्ञान में क्या नया पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भोजन, स्वास्थ्य और रोग। और आज हम इस पाठ के दूसरे भाग परिरक्षण और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में परिरक्षण के बारे में पढ़ा था। परिरक्षण क्या था? परिरक्षण का अर्थ था कि हम अपने भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकें। और हमने इसकी दो विधियां, निर्जलीकरण यानी कि गर्मी से वस्तुओं को सुखाना, और उसकी दूसरी विधि उबालना यानी किसी तरल पदार्थ को अधिक तापमान तक गर्म करना, इन दो विधियों के बारे में पढ़ा था। परिरक्षण से क्या होता है बच्चों, जो सूक्ष्मजीवी भोज्य पदार्थ के अंदर हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण से हमारा भोज्य पदार्थ ज़्यादा समय तक चलता है। जैसे कि अचार, मुरब्बा। आम का अचार आपने देखा है ना, एक कच्चा आम जल्दी ख़राब हो जाएगा, पर उसी कच्चे आम का अगर हम अचार बना दें तो हम उसको पूरे साल खा सकते हैं। और आज हम परिरक्षण की अन्य विधियों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके रसोई घर में सबसे गर्म स्थान क्या है? रसोई घर का चूल्हा। जी हाँ। और सबसे ठंडा स्थान कहाँ होता है? सबसे ठंडा स्थान होता है फ्रिज में। तो फ्रिज में हम कोई भी सामान क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, आप ये सोच के बताओ कि वो ख़राब क्यों नहीं होता। वो ख़राब इस वजह से नहीं होता क्योंकि ठंड में जो सूक्ष्मजीवी हैं उनकी जनसंख्या कम हो जाती, वो काम नहीं कर पाते। जैसे ऐसा तो हमारे साथ भी होता है ना, जब बहुत गर्मी होती है तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, और जब बहुत ठंड होती है तो भी हम रजाई ओढ़ के बैठे रहते हैं कि नहीं, कुछ काम नहीं करता। तो इसी प्रकार से सूक्ष्मजीवियों का साथ भी होता है। जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, यानी जब हम उनको जब हम कोई पानी को उबालते हैं या किसी चीज़ को सुखाते हैं तो गर्मी बढ़ा देता है, वो उस जगह पे गर्मी बढ़ जाती है और सूक्ष्मजीव उस जगह पे उस भोज्य पदार्थ से नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार जब बहुत ठंड हो जाती है तो सूक्ष्मजीवी एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई क्रिया नहीं करते। इस कारण से हम अपने भोज्य पदार्थ को फ्रिज में रखते हैं। तो कूलिंग को हम क्या कहते हैं? हिमीभूत। हिंदी में क्या कहेंगे? हिमीभूत। कूलिंग का अर्थ है किसी भी चीज़ को ठंडा रखना। जब हम ऐसे स्थान का निर्माण करते हैं जहाँ कोई चीज़ ठंडी रह सके तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रशीतन। क्या बोलते हैं? प्रशीतन। और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन। इसी कारण से हम फ्रिज को रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? प्रशीतन यंत्र। ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रखते हैं तो इसको कहते हैं हिमीभूत यानी कूलिंग। और हमारे फ्रिज का तापमान कितना होता है? 60 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जैसे पिछले पार्ट में हमने निर्जलीकरण पढ़ा था ना, निर्जलीकरण में क्या हुआ था कि सूर्य की किरणों द्वारा, सूर्य की गर्मी द्वारा हमने चीज़ों को सुखाया था। उसी प्रकार ठंड में भी क्या होता है, बहुत अधिक ठंडी से भी हम चीज़ों को सुखा सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रीज ड्राइंग। ये देखिए, ये सारी चीज़ें कैसी सुखाई गई थी? ये सारी चीज़ों को हमने सूर्य की किरणों से सुखाया था। इसी प्रकार से जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हवा से भी नमी निकल जाती है और चीज़ें सूखती हैं। जैसे ये मेरा हाथ देखिए, और हमने इसमें लकीर खींची, ये सफ़ेद सफ़ेद लकीर आ गई ना। ये लकीर क्यों आई? क्योंकि हवा ने मेरे हाथ की नमी को खींच लिया है। तो ठंडी हवा क्या करती है? पदार्थों के अंदर से नमी को खींच लेती है। और ये ठंडी हवा अगर -50 से -80 डिग्री तक होती है, यानी बहुत ठंडी, 0 से भी -50 से -80 डिग्री तक ठंडी होती है, तो ये क्या करती है? पदार्थ के अंदर से सारी नमी खींच लेती है। जैसे अभी हमने हाथ में देखा था ना, सफ़ेद रेखा। क्यों हाथ में सफ़ेद रेखा क्यों आई? क्योंकि त्वचा से ठंडी हवा ने नमी खींच ली है। तो इसी तरह से बहुत अधिक ठंडी हवा उस पदार्थ के अंदर की सारी नमी को खींच लेगी। तो इस विधि से भी निर्जलीकरण किया जाता है और चीज़ों को, भोज्य पदार्थों को अधिक देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कभी अगर आपने ध्यान दिया हो कि अगर आपने मैगी बनाई हो और उसमें आपने मसाला डाला हो तो अपने आप मटर आ जाती है। वो मटर कहाँ से आई? उस मटर को इसी विधि द्वारा सुखाकर मसाले के साथ डाला गया है, और जब हमने उसको दोबारा बनाया तो उसके अंदर पानी घुस गया, जो कि पहले निर्जलीकरण के द्वारा निकला था, फ्रीज ड्राइंग द्वारा निकला था। और अब उसमें जब पानी गया तो वो फिर से फूली हुई मटर हमें दिखने लगी। तो इस विधि भी द्वारा भी हम भोज्य पदार्थों को सुखाते हैं।
जैसे ये देखिए, इनको ठंडा रखा गया है ना, ये हमारे जामुन हैं, ये स्ट्रॉबेरी। तो ठंडा रखने पर क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव हैं वो भोज्य पदार्थों पर वृद्धि नहीं कर पाते। दूसरी विधि है रासायनिक पदार्थों द्वारा परिरक्षण करना। अच्छा बताइए, आपकी रसोई में क्या क्या रासायनिक पदार्थ हैं? सोचिए थोड़ा, कोई रासायनिक पदार्थ का नाम याद आया? बच्चों, आपकी रसोई में सब कुछ रासायनिक पदार्थ ही है, चाहे वो शक्कर हो या नमक हो या किसी भी तरह के मसाले हों। हर तरह की चीज़ जो रसोई में है वो रासायनिक पदार्थ की तो उस कैटेगरी में भी आती है, जैसे कि अचार, मुरब्बा, जैम, जेली। तो रासायनिक पदार्थों से क्या होता है कि जब हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग भोजन में करते हैं तो उसके अंदर से सारा जो जल है वो निकल आता है और इससे सूक्ष्म जीवियों से रक्षा होती है। हम बार बार इस बात की बात कर रहे हैं कि हमें भोजन से जल को निकाल लेना है। उससे होगा क्या? देखो, जैसे हमको जीवन जीने के लिए हवा और पानी चाहिए, इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवियों को भी जीवन जीने के लिए हवा और पानी चाहिए होता है। अगर उस भोजन पदार्थ के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, बिल्कुल भी नमी नहीं होगी, तो जो सूक्ष्म जीवी है वो उसमें पनप नहीं पाएंगे। इसी वजह से जैसे अचार हुआ उसमें नमक डालते हैं, मुरब्बा हुआ उसमें शक्कर डालते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, उस अचार के अंदर से, उस मुरब्बे के अंदर से सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवी उसमें नहीं पनप पाते हैं। और ऐसे देखिए जैम है, जैम में भी क्या होता है, बहुत सारी शक्कर डाली जाती है। देखिए जेलीज़ हैं, जेली में भी क्या बहुत सारी शक्कर डाली जाती है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों में सूक्ष्मजीवी नहीं पनप पाते हैं। अचार में बताइए क्या क्या पड़ता है? अचार में क्या क्या होगा? जैसे इसमें दिख रहा है, राई है, जीरा है, और क्या होगा, उसमें तेल होगा, बहुत सारा नमक होगा और सिरका होगा। तो ये सिरका, तेल, नमक वाला जो तरल है वो क्या करेगा, इस अचार के अंदर से सारी नमी को खींच लेगा और जब हम इसको धूप में रखेंगे तो वो नमी उड़ जाती है। तो इस अचार के अंदर में फिर कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं लगेगा और इस अचार को हम बहुत देर तक खा सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर फफूंद क्यों लग जाती है अचार पर? फफूंद भी तो एक सूक्ष्म जीवी ही है ना। हाँ बच्चों, सही कहा, लेकिन फफूंद को अगर आपने देखा होगा तो वो हमेशा तेल के ऊपरी भाग में लगती है। जिस जगह तेल नहीं होता फफूंद उस जगह लगती है। जो भाग अचार का तेल के अंदर होता है वहाँ फफूंद नहीं लगती। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने अचार का डब्बा बंद किया तो उसमें जो हवा थी उसमें कुछ फफूंद के छोटे छोटे कण होंगे और वो अचार के साथ बंद हो गए और फिर वो उस अचार के ऊपर बैठ गए। वो वहाँ उनको भोजन मिला और वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगे। तो जब भी हमें अचार बनाना है और हमें ये देखना है कि इसमें कोई भी सूक्ष्मजीवी ना लगे तो हमें तेल एकदम ऊपर तक भरना है। उससे क्या होगा, हवा के लिए स्थान नहीं होगा, तो सूक्ष्मजीव इसमें हमारे अचार को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमें हमारे जो रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे कुछ रासायनिक पदार्थ क्या है, जैसे नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। नींबू को हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। या सिरका जो हम गन्ने से बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये घर में बन जाते हैं और इसके लिए हमें किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बहुत मात्रा में चाहिए, जैसे इस केचप को बनाने के लिए बहुत मात्रा में रसायन चाहिए। जैसे अगर कोई अचार की फैक्ट्री है तो उसको बहुत मात्रा में सिरका चाहिए। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से गन्ने से सिरका बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो क्या किया जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थों को फैक्ट्री में बनाया जाता है ताकि सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो ऐसे कुछ रसायन क्या हैं, सोडियम मेटा बाईसल्फाइड, पोटेशियम मेटा बाईसल्फाइड और सिरका यानी वाइट विनेगर, तो जो सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन इनकी एक हानि भी है। देखिए बच्चों, जो प्राकृतिक रूप से रासायनिक पदार्थ हैं जैसे हमारा चीनी है, नमक है या नींबू का रस या घर का सिरका, ये कम हानिकारक है। लेकिन अगर जब हम इनको फैक्ट्री में बनाते हैं तो ये अधिक हानिकारक हो जाते हैं। तो हमेशा जो बाहर की चीज़ें हैं या बाहर के जो रासायनिक पदार्थ जिनको हम केमिकल्स कहते हैं, इनका उपयोग कम करना चाहिए या ऐसी चीज़ों को कम खाना चाहिए जिनमें ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। परिरक्षण की दूसरी विधि है कैनिंग यानी डिब्बाबंदी। जैसे ये देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक है, इसमें क्या है, इसको बंद किया गया है डब्बे में। इसी प्रकार से ये देखिए, ये क्या हो गए, ये डब्बाबंदी हुई। इसमें क्या हुआ
कि जो भोज्य पदार्थ है उसको इसमें डाला गया और सारी इसकी हवा खींच ले गई। तो उससे क्या हो, जब हवा नहीं होगी, अभी हमने जाना था सूक्ष्मजीवियों को दो चीज़ें चाहिए, हवा और पानी। जब हवा नहीं होगी तो क्या होगा, सूक्ष्मजीवी पनप नहीं पाएंगे और उनका प्रवेश बंद हो जाएगा। जैसा हमने अचार में देखा था, अगर हम ऊपर तक तेल भर दे तो उसमें हवा नहीं जाएगी और सूक्ष्मजीवी का प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो इस विधि द्वारा हम मटर, अनानास, मकाई, रसगुल्ले, बहुत सारी मिठाइयाँ इस तरह डिब्बे में बंद करके उसकी हवा खींच के हम सुरक्षित रख पाते हैं। दूध को भी सुरक्षित रखने का तरीका होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर गाय से दूध दूहा गया और उसको हमने दोपहर तक गर्म नहीं किया तो फिर वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, वो फट जाएगा। लेकिन अगर आपने पैकेट वाला दूध देखा हो तो पैकेट वाले दूध में ऐसा क्या है कि वो गाय से निकाला गया, फैक्ट्री में दूध निकाला गया गाय से, फिर फैक्ट्री से वो दुकान तक पहुंचा, फिर दुकान से वो हमारे घर तक पहुंचा और फिर भी जब हमने उसे गर्म किया तो वो ठीक था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूध को एक विशेष विधि द्वारा सुरक्षित रखा जाता है जिसको हम कहते हैं पाश्चरीकरण। क्या? पाश्चरीकरण। इंग्लिश में इसको हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। इसको इसलिए कहा जाता है, इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इस विधि की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या नाम था उनका? लुईस पाश्चर। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि हम दूध को 30 मिनट तक 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, या फिर हम दूध को सिर्फ 15 सेकंड तक 72 डिग्री तक गर्म करेंगे और फिर एकदम से उसको 10 डिग्री पर ठंडा कर देंगे। तो हमने यहाँ दो काम किए, पहला उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया और फिर दूसरा उसको एकदम से ठंडा कर दिया और फिर उसको किसी पैकेट या बॉटल में बंद कर दिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, उसको किसी कूलिंग बॉक्स में रख कर, किसी ठंडे जगह पे रख कर उसको दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमारा दूध हम तक आसानी से पहुंच जाता है। अच्छा बच्चों, ये बताइए, अगर आपके पास दो विकल्प हैं, एक टमाटो सॉस खाने का, दूसरा कच्चा टमाटर खाने का, तो किस चीज़ में पोषण तत्व ज़्यादा होंगे? किस चीज़ में होंगे? कच्चे टमाटर में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए जिससे हम तक पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में पहुंच सकें। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि घरों में, सभी के घरों में दाल पकाई जाती है, तो दाल को कितना पकाना चाहिए? दाल को बहुत नहीं पकाना चाहिए। हम दाल को बहुत पकाएंगे तो क्या, दाल स्वादिष्ट तो लगेगी लेकिन जो उसके अंदर का पोषक तत्व है जो हमें मजबूत बना सकता है, जो हमारी बीमारियों से रक्षा करेगा, वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आटे को भी छाना जाता है। तो आटे को जब छानते हैं तो क्यों छानते हैं? कि उसके से अंदर कोई कूड़ा या घुन है तो निकल जाए। लेकिन जब हम आटे को छान रहे होते हैं तो वो चोकर भी उसका, यानी उसका जो ऊपर का छिलका है जिसे हम चोकर कहते हैं, वो भी निकल जाता है। तो आटे का जो अंदर का भाग है गेहूं का, जैसे ये गेहूं है, गेहूं के अंदर का जो भाग है अंदर का, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो ये ऊपर का भाग है इसमें होते हैं विटामिन्स। तो अगर हम आटे को छान देते हैं तो विटामिन भाग तो अलग हो गया और फिर हमें कार्बोहाइड्रेट भाग मिला। तो इससे क्या होगा कि हमें जो पोषण तत्व मिलना चाहिए हम विटामिन्स के कारण, वो नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मैदे में क्या होता है, चोकर नहीं होता, जिस कारण से मैदे की चीज़ों को खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैदे की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से विटामिन्स के बारे में तो आप जानते होंगे ना, कितने तरह के विटामिन्स होते हैं? बहुत सारे, ए बी सी डी ई एच, बहुत सारे होते हैं। तो विटामिन्स ए और सी का एक गुण है कि उसको अगर गर्म किया जाए तो वो नष्ट हो जाता है। विटामिन ए किस में होता है? गाजर, आंवला, इन सब में होता है। और विटामिन सी ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में होता है और तीखी चीज़ में, जैसे टमाटर, नींबू और मिर्च में। तो जब हमने टमाटर की सब्जी बनाई तो हमने तो ये सोच के बनाई, अरे वाह हम टमाटर खाएंगे, हम तो बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। और हमने उसको गर्म किया तो क्या हुआ, टमाटर का वो तत्व जो हमें मजबूती दे सकता था, जो हमें पोषण दे सकता था, वो तो नष्ट हो गया। हमें स्वाद तो मिल गया टमाटर का खट्टा सा, लेकिन हमें पोषण नहीं मिला। इसलिए जब भी आपको टमाटर का पोषक तत्व चाहिए तो सलाद में कच्चा टमाटर ज़रूर खाना चाहिए। इसी प्रकार से हमने गाजर का हलवा खाया, गाजर में कौन सा विटामिन था? हाँ, विटामिन ए।
हमने तो ये सोच के खाया कि अरे वाह, अब हमारी आंखें तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी क्योंकि हम गाजर खा रहे हैं। लेकिन चूंकि गाजर का हलवा तो गर्म होके बनता है, तो जब वो गर्म होके बना तो उसका विटामिन ए नष्ट हो गया। तो क्या हुआ, तो गाजर हमें कैसी खानी है, कच्ची खानी है। तो ऐसी हर सब्जी जो हम कच्ची खा सकते हैं उसे हमें कच्चा ही खाना चाहिए। जैसे नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता, इन सबको कैसा खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए। ठीक है ना। तो अब से कैसे खाएंगे सलाद, बहुत सारी कच्ची सलाद खाएंगे। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पानी उबालने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे चावल, आलू, दाल। तो हमें कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए 1 कटोरी दाल है तो हम कितना, क्या 4 गिलास पानी ले लेंगे अपने भगोने या कुकर में? नहीं, हमें सिर्फ उतना पानी लेना है जितने में हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो अच्छे प्रकार से पक सके। ज़्यादा पानी लेने में क्या समस्या है, एक तो हमारा जो ईंधन है, हमारी गैस है, वो बहुत ज़्यादा लग जाएगी। हाँ, और जो भोज्य पदार्थ है वो अच्छे से उसका जो पोषक तत्व वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। दूसरा, पानी को जो भोजन हम जब बना रहे हैं, पका रहे हैं, तो हम उसे ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से क्या होगा, जो भाप है उससे सारा जो पोषक तत्व बाहर नहीं निकलेंगे। वरना अगर हम ढक के नहीं पकाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा पोषक तत्व भाप के रास्ते निकल जाता है। तो जब ऐसा होगा तो हमें उसको ढकना है। जब भाप निकलेगी तो हमें उसे ढकना है। इससे क्या होगा, ईंधन की बचत होगी और पोषक तत्व भी सुरक्षित रहेंगे। भाप के द्वारा जो भोजन पकता है उसमें पोषक तत्व ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रेशर कुकर में ज़्यादातर चीज़ों को बनाना चाहिए। तो कोई दाल, चावल जो भी है, उससे क्या होगा, पोषक तत्व सुरक्षित भी रहेंगे और ईंधन भी कम लगेगा। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई सामान किसी डब्बे के अंदर बंद कर रहे हैं तो वो डब्बा बिल्कुल सूखा और साफ़ हो। उससे क्या होगा, साफ़ होगा तो उसमें कोई सूक्ष्मजीवी नहीं होगा। और सूखा अगर नहीं हुआ, मान लीजिए इसमें 1-2 पानी की बूंदें या थोड़ी सी नमी रह गई, तो उस नमी में क्या होगा, उसमें सूक्ष्मजीवी आ जाएंगे। और सूक्ष्मजीवी क्या करेंगे, उनको उसमें भोजन पदार्थ हमने बंद कर दिया, जैसे कोई भी चने रख दिए या कुछ ऐसा पाउडर रख दिया, तो उसमें जब बंद किया हमने तो उस नमी के कारण उसमें कोई ना कोई सूक्ष्मजीवी लग जाएगा और वो उस पूरे पदार्थ को ख़राब कर देगा। और थोड़े समय बाद जब हमने वो डब्बा खोला तो उसमें से गंदी सी बदबू आ रही होगी और हमारा भोज्य पदार्थ खराब हो चुका होगा। इसलिए कभी भी जब भी हम कोई भी खाने योग्य वस्तु किसी डब्बे में रखेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि वो बिल्कुल साफ़ हो। और जब हम उसको निकाल रहे हैं तो हमारे साफ़ हाथ हों, या अगर हम उसको किसी चम्मच या चमचे से निकाल रहे हैं तो वो भी बहुत साफ़ होना चाहिए। और कभी कभी लोग कैसे फल खाते हैं या कोई सब्जी छीलते हैं, बहुत अंदर तक मोटा मोटा छील लेते हैं। तो ये भी काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे जो खनिज होते हैं, वो सब्जियों के या फलों के छिलकों में ही होते हैं। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जैसे सेब को छीलना या खीरे को छीलना, जो चीज़ हम छिक्कल के साथ खा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हमें छिक्कल के साथ ही खाना चाहिए। जैसे इन 2 सेबों में कौन सा सेब सही है? क्या ये हम खा सकते हैं? नहीं। क्या ये हम खा सकते हैं, ये वाला सेब? जी हाँ, हमें इस तरह का छिलके के साथ वाला सेब खाना चाहिए। और आलू को पतला पतला छीलना चाहिए, बहुत अंदर से नहीं छीलना चाहिए। और सब्जियों को काटने के पहले धोना है, काटने के बाद नहीं धोना। काटने के पहले धोने से क्या होगा, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। काटने के बाद धोने से क्या होता है कि सब्जी के अंदर के जो पोषक तत्व हैं, जो हमें ताकत दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पानी में घुल के बह जाते हैं। तो जब हम सब्जी काट लेते हैं, जैसे कि बैगन है, आलू है, उसके बाद अगर हम उसको धोने चलेंगे तो क्या है, उस बैगन आलू से जो पोषक तत्व सब पानी में बह के चले जाएंगे। तो हमें सब्जी तो खा ली, लेकिन जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आपसे क्या करना है, अगर आपके घर में इस तरह से मम्मी दादी अगर करती हैं तो उन्हें मना करिए कि नहीं मम्मी, पहले धोइए, सब्जी को पहले धोना है, काटने के बाद नहीं धोना। ठीक है। और सब्जी को लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। लोहे की कढ़ाई में क्यों पकाना चाहिए? क्या हमारे शरीर में कहीं लोहा है? क्या हमने ऐसा पढ़ा था? जी बच्चों, हमें लोहे की कढ़ाई में इसलिए पकाना चाहिए क्योंकि इससे भोजन में लौह तत्व मिल जाएगा। हमारे शरीर में जो खून है उसमें एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, जिसे हमने परिवहन तंत्र में पढ़ा था। हीमोग्लोबिन
ये लौह तत्व से ही बनी होती है। अगर लगातार हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी होती रहती है तो हमारा खून नहीं बनता। तो इस वजह से जहाँ तक हो सके हमें लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में लोहा पहुँचता रहेगा और वो उससे हमारा खून के निर्माण में सहायता मिलेगी। और बाज़ार में तैयार संरक्षित खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। जैसे कि ये चिप्स का पैकेट है, ये क्या है? संरक्षित। संरक्षित मतलब इसको हमने ऐसे रखा है कि इसको बहुत दिनों तक खाया जा सकता है। या फिर ये कोल्ड ड्रिंक, ये भी क्या है? संरक्षित। तो अगर मान लीजिए हमने चिप्स खा लिया तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में नमक पहुंच जाएगा। स्वाद तो बहुत अच्छा मिलता है लेकिन नमक अधिक मात्रा में पहुंच जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने ये कोल्ड ड्रिंक पी ली तो क्या होगा? तो भी बहुत अधिक मात्रा में शक्कर पहुंच जाएगी, जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह के कोई भी रासायनिक पदार्थ वाले जो तत्व, जो भोज्य पदार्थ हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं, को बहुत कम खाइए, हो सके तो ना खाइए। तो इससे क्या होगा? हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचेगी। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है उस जो संरक्षित जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसको बचाने के लिए। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, इसमें किसी पैकेट में देखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा प्रिजर्वेटिव्स। क्या? प्रिजर्वेटिव्स। नहीं तो कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे इस चिप्स के पैकेट में लिखा है सिट्रिक एसिड 330, तो इसका मतलब है कि सिट्रिक एसिड वाला केमिकल यूज़ किया गया है जिसका नंबर है 330। तो अगर ऐसे केमिकल्स हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई रोग हो सकता है। और जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे खाने के विकल्प मिलते हैं जो तुरंत जिनको हम खा सकते हैं, जैसे कि नूडल्स, पिज़्ज़ा। ऐसे खाने को हम कहते हैं फास्ट फूड। फास्ट मतलब फटाफट बनने वाला। आपने कहा कि भैया एक प्लेट लगा देना और फटाफट मिल गई आपको। तो ऐसा जो खाना है उसमें बिल्कुल भी पोषक तत्व नहीं होते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अगर अपने मुंह में कुछ भी डाल रहे हैं तो वो पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। वो सिर्फ स्वाद और या फिर पेट की भूख के लिए नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? हम लगातार अगर ऐसा खाना खाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इस तरह से इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो खाना है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो। और जब हम लगातार इस तरह का खाना खाते हैं तो क्या होता है? शरीर में कोई ना कोई कमी हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम अपने शरीर से ठीक से काम नहीं कर पाते। तो व्यक्ति की वह स्थिति जब वो शारीरिक रूप से कुछ काम नहीं कर पा रहा है तब वो क्या कहलाता है? तब वो कहलाता है रोगी, यानी पेशेंट। क्या कहलाता है? हिंदी में हम उसे रोगी और इंग्लिश में हम उसे पेशेंट कहते हैं। व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का कष्ट होता है या उसे किसी न किसी प्रकार की कठिनाई होती है, और अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए तो रोग गंभीर हो सकता है, बहुत गंभीर, और उसकी मृत्यु तक संभव है। तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें बहुत अच्छे से खाना खाना है, खूब सारा पोषक तत्वों से युक्त खाना खाना है। बहुत सारा कच्चा खाना, कच्ची सलाद, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, ऐसा खाना खाना है। और खाना ताज़ा खाना है, बिल्कुल गर्मा गर्म खाना है। और हमारी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। दिनचर्या का अर्थ क्या हुआ? कि सुबह से जब हम उठे तो सही टाइम पे उठ जाएं, सही टाइम पे हम नहा धो लें, सही टाइम पे नाश्ता कर लें, सही टाइम पे पढ़ें, फिर सही टाइम पे लंच कर लें, फिर खेले कूदे, शाम में फिर पढ़े और फिर सही टाइम पे खाना खाकर थोड़ी देर बाद सो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हैं, दोपहर तक खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और दोपहर का खाना शाम में खा रहे हैं और फिर रात को 12-1 बजे तक खाना खा के सो रहे हैं। ऐसी दिनचर्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनियमित दिनचर्या। तो आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल नियमित, एक नियम के हिसाब से चलनी चाहिए। और हम बहुत सारे पोषक तत्वों वाला हमें खाना खाना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये तीनों चीज़ें नहीं है, यानी हम दूसरी खान पान कर रहे हैं, अनियमित दिनचर्या है हमारी और अधिक पोषण तत्वों की कमी हो रही है हमारे शरीर में, तो क्या हो जाएगा? हमें रोग हो जाएगा। जैसे अगर लगातार हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए, किसकी? विटामिन ए की। तो एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं रतौंधी। रतौंधी का अर्थ हुआ रात का अंधापन। ठीक है? तो रात में दिखना बंद हो जाता है। तो हमें कैसा खाना खाना है? ऐसा खाना खाना है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए हो। किसमें अभी बताया था, किसमें था विटामिन ए? गाजर में और आंवले में। तो ऐसा खाना बहुत ज़्यादा खाना है।
और क्या होता है, जब हम बार बार ऐसा विषैला, दूषित और हानिकारक खाना खाते हैं तो इस स्थिति में हमारे अंदर रोग हो जाता है। उससे क्या होता है, जब हम ऐसा मुंह में खाना, ऐसा गंदा सा खाना खाया या हमने बिना हाथ धो के खाना खा लिया तो हमारे खाना हमारे पेट में गया और पाचन क्रिया गड़बड़ हो गई और उससे बहुत सारे रोग हो गए। और हम जब ने खाना खाया तो बहुत सारे सूक्ष्मजीवी हमारे शरीर के अंदर चले गए। और अगर सही समय पे हमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, हमारा रोग बढ़ता चला गया तो मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे कुछ रोगों के उदाहरण हैं अंत्रशोथ, सुजाक, पीलिया, प्लेग, कुकुर खांसी, कोढ़। तो ये सब क्यों होते हैं? गलत तरह के खाने खाने से होते हैं। इसी प्रकार से जब हम पानी पिएं तो भी बड़ा ध्यान से पानी पीना चाहिए। हमें बिल्कुल साफ पानी पीना चाहिए। रोगी की स्थिति में हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि पानी में भी बहुत प्रकार के जीवाणु विषाणु होते हैं और वो हमारे शरीर में जाएंगे तो बहुत तरह के रोग उत्पन्न कर देंगे, जैसे कि हैजा, टाइफाइड और पीलिया। ये क्यों होते हैं? ये गंदे पानी पीने की वजह से होते हैं। हमेशा जो रोग होता है, जो भी सूक्ष्म जीवियों के कारण या किसी कीट के कारण हो रहा है, वो इस कारण से होता है कि कोई ना कोई इसको माध्यम की ज़रूरत होती है, क्योंकि सूक्ष्मजीवी स्वयं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उड़ के या चल के नहीं जा पाता। तो माध्यम क्या होता है? कीट, जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच। मच्छर से आपको पता होगा मलेरिया होता है, मच्छर से ही डेंगू होता है। तो मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारी देता चलता है। और इसी प्रकार से जैसे चूहा है, छछूंदर है, ये भी बहुत तरीके की बीमारियां फैलाते हैं। और ये जल में भी देखिए, ये इसके अंदर आपको ये हरे रंग का डॉट और ये पर्पल कलर का डॉट दिख रहा है ना, ये बैक्टीरिया हैं। तो अगर ऐसा दूषित जल हमने पी लिया तो भी इससे बहुत तरह की बीमारियां हो जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवी हैं जो वायु से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि परिरक्षण विधि द्वारा लंबे समय तक हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। हिमभूत, डिब्बाबंद और रासायनिक पदार्थों द्वारा भोजन पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है। पाश्चराइजीकरण की विधि द्वारा दूध को सुरक्षित रखा जाता है। भोजन को बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए। उबालने के लिए बहुत सारा पानी उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन को ढककर पकाना चाहिए। सब्जी को काटने के पहले धुलना है, काटने के बाद नहीं धुलना। और बाज़ार का खाना नहीं खाना चाहिए या डिब्बा बंद खानों का प्रयोग बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं। और अगर हम बार बार इस प्रकार का खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हमें दूषित खान पान से बहुत दूर रहना है। दूषित खान पान से दूर रहना, वरना हम रोगी बन जाएंगे और गंभीर रोग की स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। तो अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ये सही है या गलत? ये सही है। पाश्चुरीकरण एक परिरक्षण विधि है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। दांत कवक के कारण होता है। दांत एक बीमारी है जो कवक यानी फफूंद के कारण होती है। ये भी सही है। अब आपका गृह कार्य क्या है कि आप सभी परिरक्षण की विधियों का में संरक्षित भोज्य पदार्थों के नाम लिखेंगे। जैसे निर्जलीकरण से क्या सुरक्षित कर सकते हैं, उबालने से क्या सुरक्षित कर सकते हैं, डिब्बाबंदी से क्या सुरक्षित कर सकते हैं। और अपनी रसोई में जाइए और देखिए कि किस किस भोजन पदार्थ को कौन कौन सी विधियों द्वारा सुरक्षित किया गया है। प्यारे बच्चों, हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे से पढ़िए, खूब खेलिए, खाइए, पीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।